नमस्कार। वकील साहब ने शिकायत दर्ज कराई है तो जवाब भी बनता है। पहले तो माफी इस बात के लिए कि आपको 2 घंटा बैठना पड़ा और आप घर देर से जाएंगे। हमको तो घर जाना नहीं है, हमको तो यहीं रहना है। आपके लिए शनिवार है, हमारा होली भी आप ही के गांव में यहीं बीतेगा और हमारे साथ सैकड़ों लोगों का होली, दिवाली, छठ, हम लोग की भी इच्छा है कि शाम में जाएं और आपके जितना सुंदर घर न भी हो तो हम लोग का भी घर है जहां अपने परिवार, हमारे भी बच्चे, जहां हमें भी जाना है, उसको छोड़कर आए हुए। लेकिन ये इस बात के लिए एक्सक्यूज नहीं है कि क्यों लेट हैं। लेट इसलिए नहीं है कि हम कहीं बाहर से आ रहे हैं। आपको मंच है दिया, आपकी इच्छा हुई, आपने 15 मिनट बात करी, किसी दूसरे सज्जन की इच्छा है उसने 2 मिनट बात करी। हमारा ये दबाव नहीं है, ये मेरा मंच नहीं है जहां मैं ही बोलूं। इस जिले के सारे शिक्षक जो अभी इवैल्यूएशन का काम कर रहे हैं, शायद कुछ लोग यहां भी बैठे हों, वो अपना इवैल्यूएशन खत्म करके आकर मिलने बैठे थे। अब किसको रोका जाए? उनको पहुंचना था 5 बजे, वो पहुंचे 6 बजे और 6 बजे से हर शिक्षक के बाद पास कुछ बोलने के लिए है तो किसका माइक रोक ले। लेकिन ये आपका कहना ठीक है, हम लोग को और बेहतर होना चाहिए। मीटिंग में देरी से आने का कोई की वजह नहीं है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। मेरा देखिए, ये जो जन सुराज है ये दल नहीं है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये कोई सामाजिक आंदोलन भी नहीं है। बहुत लोग के बुझाता कि दल नहीं खे तो आंदोलन करो तड़न, कुछ लोग को बुझाता कि आंदोलन करके दल बनावो तड़न। ये दोनों में कुछ भी नहीं है, ना ये दल है ना आंदोलन है। ये एक प्रयास है, जो बात आप लोगों ने कही कि समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए। क्योंकि जो राजनीति है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, जिसमें राजनीतिक दल उस पूरे व्यवस्था का एक हिस्सा मात्र है, दल पूरी व्यवस्था नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था का एक छोटा हिस्सा है। तो ये प्रयास है कि समाज की मदद से एक राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए जिसमें दल बने तो उन लोगों के द्वारा बनाया जाए जो समाज के सही लोग हों, जो समाज को सुधारने का जज्बा जिनके अंदर है, जिनके अंदर काबिलियत है। होगा कैसे? वो उस प्रक्रिया पर निकले हैं, रास्ते पर चले हैं। आपने ठीक कहा, यात्राएं तो बहुत हो रही हैं, ये कोई यात्रा ही नहीं है, इसमें कोई किलोमीटर फिक्स नहीं है। हमने ये नहीं कहा है कि हम कितना किलोमीटर चलेंगे, कि कितने दिन में करेंगे। हमने शुरू में लिखा था 3500 किलोमीटर, अभी लिखा है 4500 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर हम चल चुके और सिर्फ 4 ही जिला हुआ है। हमने शुरू में तय किया था कि साल 1.5 साल लगेगा, 6 महीना हो गया। हम इतने बेवकूफ हैं कि 4 ही जिला में फंसे हुए हैं। हमसे जो ज्यादा होशियार यात्रा करने वाले लोग हैं, हमसे बेहतर समझ वाले लोग हैं, देखिए राहुल जी ने 6 महीने में पूरे देश की यात्रा कर डाली और नीतीश कुमार तो इतने होशियार हैं कि 1 महीना में पूरे राज्य की यात्रा ही नहीं की, इसका पूरा समाधान भी कर दिया। सिर्फ आपको, हमको और हमारी स्थिति नहीं बदली, बाकी उन्होंने सारा समाधान कर दिया। मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ हम लोगों ने देखा, सब कुछ ठीक कर दिया। तो उतनी समझ तो मुझे है नहीं। पदयात्रा समाज को जानने और समझने का एक तरीका है, एक माध्यम है। पदयात्रा करने से बिहार नहीं सुधरेगा, पदयात्रा करने से बिहार की गरीबी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, ये सब नहीं, कुछ नहीं सुधरने वाला है। हम 5000 किलोमीटर चलें या 50,000 किलोमीटर, पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि जिस समाज के बेहतरी के लिए प्रयास करना चाहते हैं, कम से कम जाकर उसको एक बार अपनी आंख से देखें कि उसकी परेशानी क्या है। ये जाकर देखें कि आपके बच्चे जिन विद्यालयों में पढ़ते हैं उन विद्यालयों की दशा क्या है। जब आप बीमार पड़ते हैं, जिस अस्पताल में जाते हैं,
उस अस्पताल में दवा और डॉक्टर है कि नहीं। कई बार हम लोग जैसे पढ़े लिखे समझदार लोग, जिसको अपने आप को हम लोग समझदार कहते हैं, हम लोग को यह भ्रम हो जाता है कि हम ही लोग को सब पता है। आपने अभी एक तर्क दिया कि रोड तो बहुत अच्छा हो गया है, तो मान्यवर रोड जरूर अच्छा हो गया है, स्टेट और नेशनल हाईवे अच्छा हो गया है। गांव में रहने वाला अगर कोई यहां व्यक्ति है तो 1200 गांव में चलने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी गांव में रोड नहीं है। किसी भी गांव वाले को खड़ा करा लीजिए, ये दिखाता है कि आपने गांव में चलना छोड़ दिया है। हम भी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन हमको भी नहीं पता था। मैं आपको ये बता रहा हूं इसलिए, ये आपकी और हमारी बात नहीं है। मैं भी बिहार में ही पैदा हुआ हूं। मेरे बाबा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। अपने 9 बच्चों में एक ही बच्चे को बनिहारी करके बैलगाड़ी चला के पढ़ाया, तो हमारे बाबूजी डॉक्टर बने। तो ऐसा नहीं है कि हम बिहार को जानते नहीं हैं। और कई लोग, हमारे घर वाले भी कहते हैं कि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो, क्या जान जाओगे नया बिहार में घूम के। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर दिन कुछ नया नया सीखने को, देखने को मिलता है। हर आदमी जानता है, हर आदमी जानता है बिहार गांव में मैं गया हूं तो उसकी विकरालता का अनुभव कर पा रहा हूं। उस महिला के चेहरे पर खुशी देखता हूं जब मैं ये कहता हूं कि अगर ऐसी व्यवस्था बन जाए कि आपका हस्बैंड यहीं रहे, तो वो चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए, तो उसके चेहरे की जो चमक है वो आप कहीं अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हम 1 साल निकले हैं अभी, अपने आप को बहुत बड़ा वीर बता रहे हैं कि हम अपना घर परिवार छोड़कर 1 साल निकले हैं। बिहार के ज्यादातर परिवारों की दुर्दशा यह है कि उनको अपने परिवार के साथ रहने को सुख कभी मयस्सर ही नहीं हुआ है। आप 20 साल 25 साल के हो गए, अगर आप पढ़ने लिखने में होशियार हैं तो आपका बच्चा आपसे दूर ही रहता है। अगर आप गरीब घर के हैं, अगर आपको नौकरी लग गई तो आप बाहर हैं। गरीब घर के हैं तो मजदूरी करने के लिए 20-25 साल की उम्र में पीठ पर आपने झोला बांध लिया, भेड़ बकरियों के लोग है, तब तक उनको अपने परिवार से साल में 10-15 दिन के सिवा कभी मुलाकात नहीं होनी है। हम और आप वही काम करके महात्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बड़े नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर परिवार के लोग अपने पत्नी, अपने बच्चे के साथ तो रहते ही नहीं है बिहार में। ये विकरालता का अनुभव हो रहा है जब मैं पैदल चल रहा हूं। जब नीचे गांव में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि लोगों, जब 100 बच्चे बाहर आगे दौड़ते हैं तो बिहार में गरीबी का आलम यह है। और हमने भी काम किया है, नीतीश जी के साथ काम किया है, तो कुछ हद तक दोष मेरा भी है। जब लड़के सामने चलते हैं तो 100 बच्चों में 50 बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके शरीर पर अभी भी शुद्ध कपड़ा नहीं है। ज्यादातर बच्चों के शरीर पर चप्पल, पैर में चप्पल नहीं है। पढ़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये देखने और समझने निकले हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, या समझ लीजिए कि इस चीज को अनुभव करना चाहते हैं अपने आंख से कि अगर जीवन में इसको सुधारने का कोई रास्ता निकालने का मौका मिला तो किसी के कहने पर, किसी के दूसरे के अनुभव पर नहीं, खुद के देखे हुए आधार पर आगे रास्ता निकालें। पहली बात आप समझिए कि बिहार में इतनी गरीबी, इतनी बदहाली है क्यों? ये ज्यादातर लोगों से आपसे पूछेंगे तो आप बताइएगा कि आज की जो सरकार है ये अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए बिहार में ये दुर्दशा है। कुछ आदमी भी कहेगा कि अरे लालू जी के राज में इतना खराब हो गया है कि अभी कितना सुधरेगा। कुछ लोग पीछे कांग्रेस की सरकारों को दोष देंगे, लेकिन अगर आप इन विषयों को सही में समझना चाहते हैं, आंकड़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 50 के दशक में देश के सबसे अच्छे राज्यों में गणना जिस राज्य की होती थी, बिहार उन राज्यों में एक था। ये जो हम लोग का ढलान है ये शुरू हुआ 1965 के बाद, 1965 के बाद बिहार हर साल किसी न किसी विकास के मानक पर दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ता गया है। लालू जी मुख्यमंत्री बने हैं 1990 में। 1990 आने से पहले ही बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बन गया था। कहीं पर जो आप राजनीतिक सामाजिक चर्चा में बैठते हैं तो कोई आपको ये नहीं बताता है, हम लोग कभी चर्चा भी नहीं करते हैं
कि 1965 से 1990 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि देश के 10 सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल बिहार देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य बन गया। उसकी एक वजह रही है 1967 से 1990 के बीच में 23 साल के कालखंड में बिहार में बहुत लंबे दौर की राजनीतिक अस्थिरता का होना। 1967 से 1990 के 23 साल के कालखंड में बिहार में कुल 25 सरकार आई और गई। यहां जितने लोग बैठे हैं, आपको जयप्रकाश नारायण का आंदोलन याद है, आप में से सब बिहार में राजनीति तो सबको आता है, लेकिन सब लोग मिल जाएगा तब भी 25 सरकार का नाम नहीं बता पाएगा। बिहार में 6 दिन का भी मुख्यमंत्री देखा है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने। उस लंबे राजनीतिक अस्थिरता के दौर ने बिहार के विकास को पीछे किया और लोग इसी चक्कर में लगे रहे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन अगला बनना चाहता है। राजनीतिक स्थिरता लौटी 1990 में, लेकिन वो लौटी लालू जी के फॉर्म में। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो उनका अपना नजरिया था कि सामाजिक न्याय के जरिए बिहार को सुधारा जा सकता है। और जो लोग बिहार के जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं, उनको ये मानने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि लालू जी के राज में शुरुआती सालों में जरूर समाज के वंचित समाज के लोगों को आवाज मिली, इसमें मानने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लालू जी की अज्ञानता कहिए या उनकी राजनीतिक चतुरता कहिए, जिन वर्गों को लालू जी ने आवाज दिया उन वर्गों को लालू जी ने शिक्षा नहीं दी, उन वर्गों को उन्होंने भूमि नहीं दिया, उन वर्गों को उन्होंने पूंजी नहीं दी, उनको सिर्फ अपना आवाज लगाने वाला समर्थक बनाकर रखा। उसके बाद आपने देखा दौर नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के 17 साल के कालखंड को आप 2 भाग में बांट दीजिए। पहला दौर 2005 से 2012 और 13 का, जब आपको हमको बिहार के करीब करीब ज्यादातर लोगों को बिहार सुधरता हुआ दिखा। इसलिए दिखा कि इतना अंधेरा था लालू जी के राज में, ये एक छोटा सा दिया भी आपको ज्यादा प्रकाशमान दिखा। और दूसरा, कुछ जमीन पर काम हुआ भी, तो आपको वो जो सुधार दिखा, एक वो आशा जगी। वो इसलिए जगी कि उस समय इस राज्य में पहली बार राजनीतिक स्थिरता लौटी। जो 2 दल मिलकर काम कर रहे थे, उन्होंने समाज में विकास को मुद्दा बनाकर 7-8 साल शासन चलाया। लेकिन 2012 में जब मोदी जी का प्रादुर्भाव शुरू हुआ देश में, उसका एक अनवांटेड खामियाजा बिहार के लोगों को भुगतना पड़ा कि मोदी जी के राइज के साथ, मोदी जी के उदय के साथ बिहार में राजनीतिक और स्थिरता फिर से वापस आ गई। जो नीतीश कुमार एनडीए की सरकार ठीक चल रही थी, वो पहली स्थिरता शुरू हुई, नीतीश जी ने एनडीए छोड़ा। मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि कैसे राजनीतिक और स्थिरता से विकास की कीमत चुकानी पड़ती है। नीतीश कुमार वही हैं, बिहार वही है, व्यवस्था वही है, लेकिन 2005 से 2012-13 का नीतीश कुमार का कालखंड और 12 से 22 के कालखंड में जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क इसलिए है कि 2012 से 2022 के बीच में नीतीश कुमार की ये पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, 6वीं सरकार है। 10 वर्ष में 6 सरकार हो गई। 12 में उन्होंने भाजपा को छोड़ा तो फिर विकास चला गया हाशिए पर, इस चिंता में रहे कि माइनॉरिटी की सरकार कैसे चलेगी। 14 में लोकसभा में उनकी पार्टी हार गई तो उन्होंने पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को बना दिया, तो 9 महीना वो सरकार चली। फिर उनको लगा कि मांझी जी के आने से तो पूरा ही गड़बड़ हो गया, फिर वापस आए, ये तीसरी सरकार हुई। फिर महागठबंधन बनाकर लड़े, वो 4थी सरकार 15 में। 17 में पुनः भाजपा में चले गए, वो 5वीं सरकार। और अभी फिर वापस जीतने के बाद भाजपा के साथ राजद में चले गए, ये 6वीं सरकार। नीतीश कुमार वही हैं, बिहार की व्यवस्था वही है, लेकिन राजनीतिक और स्थिरता की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, ये आज के दौर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 65 से 90 के दौर में क्या हुआ होगा। जो आदमी नेता है उसकी चिंता यही है कि उसकी कुर्सी किसी तरह बची रहे। तो इस बात को समझिए कि बिहार की जो गरीबी है
बिहार का पिछड़ापन है ये किसी एक दल का, किसी एक व्यक्ति का प्रभाव नहीं है, ये लंबे समय का अंडर परफॉर्मेंस है। 50-60 साल से हम लोग पीछे छूटते जा रहे हैं। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि हम बिहार को सुधार देंगे, तो लिख कर रखिए, दो ही बात हो सकती है। या तो वो आदमी इतना बड़ा मूर्ख है कि उसको समझ नहीं है कि बिहार की समस्या कितनी बड़ी है, या फिर वो सिरे से सबको मूर्ख बना रहा है, जीतने के बाद वो भी कुछ कर नहीं पाएगा। आप सुधार ही नहीं सकते हैं, क्योंकि समाज के स्तर पर जब तक प्रयास नहीं होगा, यहां कौन ऐसी समस्या है जो लोग जानते नहीं, सबको मालूम है क्या समस्या है। आपकी नजर में भ्रष्टाचार है, किसी के नजर में शिक्षा है, किसी के नजर में चिकित्सा है, किसी के लिए सड़क महत्वपूर्ण मुद्दा है, किसी के लिए रोजगार मुद्दा है, लेकिन सबको जानकारी है। आप पहले ये समझिए कि ये सब जानकारी के बावजूद आप और हम बिहार को सुधार क्यों नहीं पा रहे हैं। सुधार इसलिए नहीं पा रहे हैं कि बिहार में गरीबी से निकलने के जो 3 रास्ते हैं, मूलभूत रास्ते, वो तीनों रास्ते बंद हैं। पहला रास्ता है शिक्षा। अगर आप पढ़ाई लिखाई आपका बच्चा कर ले, आप गरीब घर के हैं, अगर आपका बच्चा पढ़ लिख जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, तो आप गरीबी से निकल सकते हैं। तो बिहार में तो पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, ये सबको मालूम है। स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज में डिग्री बंट रहा है, पढ़ाई तो दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो शिक्षा वाला रास्ता ही बंद है। दूसरा रास्ता यह है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ाई नहीं है, अगर आपके पास खेती योग्य भूमि हो, तो आप खेती किसानी करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बिहार में पिछले 70-75 वर्ष में भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं हुआ। इसका परिणाम यह है कि बिहार में 60% आदमी भूमिहीन है। देश में 38% लोग भूमिहीन हैं, बिहार में 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास एक धूर जमीन नहीं है, और जो 40% लोग जो खेती किसानी करते हैं, जिनके पास जमीन है, उनमें से 90%, मतलब 36% जो लोग हैं 40 में से, वो ऐसे लोग हैं जो 1.5 एकड़ से कम की खेती करते हैं, वो बिल्कुल मार्जिनल किसान है। तो बिहार में 4% आदमी ऐसा है जो खेती कमाने के लिए कर रहा है। जो 36% आदमी है, बाकी का आदमी है या तो खेत में मजदूर है, या खेती वो करता है खाने वाली, कमाने वाली खेती नहीं करता है। वो उतना ही उपजाता है जो उसका बाल बच्चा खा ले। गेहूं उपजा रहा है, उसमें आपने देखा होगा सरसों छींट दिया है ताकि गेहूं खरीदना न पड़े, और सरसों का कुछ तेल भी हो जाए ताकि उसको बाजार से तेल न खरीदना पड़े। तो यहां पर ज्यादातर जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, वो खाने वाली खेती करते हैं, कमाने वाली खेती नहीं करते हैं। कैश क्रॉप का यहां कोई सिस्टम ही नहीं है। कैश क्रॉप के नाम पर लोग गन्ना जानते हैं, वो भी मिलों के बंद होने से ज्यादातर लोगों ने गन्ना की खेती भी बंद कर दी है। तो धान गेहूं उपजाना है, 1 बीघा में कितना ही धान गेहूं उपजा लीजिएगा, उतना ही उपजाइएगा कि आपका बाल बच्चा खा लेगा। तो ये दूसरा रास्ता आपके लिए बंद है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो आपकी चर्चा कोई नहीं यहां करता है, वो है पूंजी की अनुपलब्धता। बिहार में बेरोजगारी और गरीबी की एक बड़ी वजह यह है कि यहां लोगों के पास पूंजी नहीं है। इसकी चर्चा आपको कोई नहीं करता। मैं आपको 2 मिनट समय लेकर लंबा थोड़ा समझाऊंगा, लेकिन आप इसको समझिए। बिहार में रोजगार का और गरीबी से निकलने का एक तरीका है कि लोगों के पास पूंजी हो, लोग स्वरोजगार करें। पूंजी लोगों के पास है नहीं। क्यों नहीं है? पूंजी आता कहां से है? समाज में पूंजी आता है जो पैसा आप और हम बचत करते हैं, इस पैसे को बैंक में रखते हैं, और बैंक उस पैसे के एवज में लोन देता है उन लोगों को जो घर बनाना चाहते हैं, स्वरोजगार के लिए कोई काम करना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। इसको नापने के लिए, मापने के लिए एक पैमाना है जिसको कहते हैं CD रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब कितना पैसा हम बैंकों में रखा, बैटरी है, अरे कितना पैसा आपने बैंकों में रखा
और बैंकों ने कितना पैसा आपको ऋण के तौर पर समाज को वापस दिया। तो देश में रिजर्व बैंक इसका आंकड़ा जारी करता है, वो बस उसके आपको पता चलेगा कि ये रेशियो है 70%। मतलब अगर देश के लोग बैंकों में 100 रुपया रखते हैं तो 70 रुपया बैंक वाले जो हैं वो ऋण के तौर पर समाज को वापस देते हैं। बिहार में 1990 में जब लालू जी सरकार में आए तो सीडी रेशियो था 38%। मतलब 100 रुपया बिहार के लोगों ने बैंक में जमा किया तो बैंक ने 38 रुपया लोन दिया। वो जब लालू जी का दौर चला, जब यहाँ जंगल राज की संज्ञा जिसको दी गई, तो सीडी रेशियो घटते घटते हो गया 23%। जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो 2004-05 में सीडी रेशियो बिहार में था 23%। मतलब 100 रुपया बिहार के लोगों ने बैंक में जमा किया तो बैंकों ने सिर्फ 23 रुपया ऋण दिया। नीतीश जी के 17 साल के सुशासन में वो वापस बढ़ते बढ़ते अभी हो गया है 40%। तो पिछले साल इसका असर क्या होता है मैं आपको वो समझाता हूं। पिछले साल बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। अगर 70% के हिसाब से बैंकों ने ऋण दिया होता तो बिहार की जनता को 2,80,000 करोड़ रुपया ऋण के तौर पर मिलता। लेकिन मिला कितना? 1,61,000 करोड़ रुपया। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा बैंकों ने उन राज्यों में भेज दिया जहां पर उद्योग धंधे लग रहे हैं। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में। वहां पर सीडी रेशियो कितना है? 90, 95, 100, 105। तो आप और हम बच्चों के पलायन की बात कर रहे हैं, आप और हम मजदूरों की पलायन की बात कर रहे हैं। पिछले 30 वर्ष में बिहार से सबसे बड़ा पलायन हुआ है पूंजी का। 1990 से आरबीआई का डेटा बता रहा है कि 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार से बैंकों ने आधिकारिक तौर पर 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का जमा पैसा उठाकर दूसरे राज्यों में जाकर ऋण दे दिया। तो आपके पास शिक्षा है नहीं, जमीन है नहीं और पूंजी है नहीं तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? चाहे जितना हाथ पांव मार लीजिए, जितना भ्रष्टाचार को कम कर लीजिए। मैंने देश के हर राज्य में काम किया है। बिहार में भ्रष्टाचार का आलम चाहे जितना ज्यादा हो, ऐसा नहीं है कि दक्षिण के राज्यों में भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में, तमिलनाडु में भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन वहां लोगों के पास शिक्षा है, जमीन है, खेती लाभदायक है और पूंजी है। लोग हर तरह का व्यवसाय कर रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए, 26 लाख करोड़ रुपया अगर बिहार के लोगों को मिला होता ऋण के तौर पर तो कितना ज्यादा आदमी घर बनाता, कितने ज्यादा लोगों ने गाड़ियां खरीदी होती, कितने लोगों ने रेडीमेड का दुकान खोला होता, कितने लोगों ने मछली का कारोबार, अंडे का कारोबार शुरू किया होता। उससे लोगों को रोजगार मिलता। जितना घर बनेगा उतना सीमेंट खपेगा, उतना लोग मजदूरी करेगा, उतना रोजगार मिलेगा। और ये कितनी बड़ी रकम है कि पिछले 30 साल में पूरे बिहार सरकार का बजट ही नहीं है 26 लाख करोड़। और 26 लाख करोड़ हम लोग सोच रहे हैं कोई बाहर से आके यहाँ उद्योग लगाए और आपका हमारा जो पैसा है ये पैसा बैंक वाला दूसरे जगह भेज रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये बैंक की स्वतंत्रता है, ये उनकी संवैधानिक जिम्मेवारी है और कमिटी है। मुख्यमंत्री के चेयरमैनशिप में सारे बैंकों को ये जवाब देना पड़ता है कि जो पैसा आप राज्य में जमा ले रहे हैं उसके एवज में लोगों को कितना ऋण दे रहे हैं। लेकिन जैसे बिहार में दूसरी डिपार्टमेंट वाले मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं, वैसे बैंक भी उनकी बात नहीं सुन रहा है, तो पैसा वो दे ही नहीं रहा है। और अगर ये पैसा मिलता तो मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में लोगों को यहां रोजगार मिलता। और इसकी चर्चा बिहार में कोई नहीं करता है। आप फाइनेंस मिनिस्टर से जाकर पूछिएगा, उसको पता भी नहीं है ये होता क्या है, सीडी रेशियो क्या होता है। 26 लाख करोड़ के पलायन के पर अगर आपने कोई लेख पढ़ा हो तो हमको बता दीजिए। आरबीआई रोज इशू कर रहा अपने ईयरली रिपोर्ट में कि बिहार में हालत खराब है, पैसा यहां से बाहर जा रहा है। लेकिन बिहार की सरकार को, बिहार के लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है और या हम लोग इस पर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। अब ये सब बात है, लेकिन इसके बावजूद क्यों हमारी स्थिति खराब है? क्योंकि सब बात जानल जाई, 5 साल बतियावल जाई, लेकिन जहिया वोट होई तब बिहार में तो 4 गो बात याद बा। पहला बात
हमार जात का बा, के हमारा जात के खड़ा बा ओकरे के दियाई। लेकिन जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। बिहार में वोट 4 चीज पर लोग देते हैं। पहला है भैया हमारा जात क्या है, जात वाले को वोट देंगे। जो जात से बच गया वो धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, पुलवामा, चाइना के नाम पर वोट दिया है। अभी पिछला लोकसभा हुआ था, आपने संकल्प लिया था कि अब की हाली है एमपी के वोट ना दे, 5 वर्ष मुंह नहीं के देखले। आ जहिया चुनाव आई सब कोई घेर ले लसरुआ के, अरे तो नाली गली में जुराइल बड़ा, ऊपर देखो ऊपर मोदी जी के देखो, जब पाकिस्तान हो गई तू अजुराइल बड़ा जात पात में, जल्दी चलो भाजपा के वोट दो। तो जो लोग कह रहे हैं कि बिहार में खाली जाते पर वोट पड़ रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि मोदी जी के जात का तो एक आदमी बिहार में नहीं रहता है। तो जात एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, लेकिन एकमात्र फैक्टर नहीं है। जो जाति से बचा वो धर्म के नाम पर वोट दे रहा है, जो दोनों से बच जा रहा है वो लालू जी के डर से भाजपा को वोट दे रहा है। ए भैया जाए जी कतनो रोड खराब बनो, कतनो कुछो बा, कतनो नेता बदमाश बा, हम लालू जी के अपराध वाला राज ना चाहिए, जाके फिर डरे भाजपा को दबा दिया। और चौथा हम लोग के मुसलमान भाई हैं, ये लोग कहता कि जाए दी भैया हमने के जियल जाओ चाहे मरल जाओ, भाजपा के ना दिहल जाए। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी बा। ये बताई बिहार में बचल के, बिहार में तो भैया 2 गो दल है, एगो मोदी जी के भाजपा, एगो लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे का तो पता ही नहीं, कभी ललटेन पकड़ के लटकल बहन, कभी फूल पर बैठ के पौरता। तो मुसलमान ये कह रहा है कि जिए चाहे मरे, भाजपा को दे नहीं सकते हैं, चाहे ललटेने लौकता यही में किरासन तेल बन के करके जलावल जाओ। आप ईमानदारी से इतने लोग बैठे हैं, आदमी कहता कि जात पात में सब बटल बा, आप ईमानदारी से बताइए कि इसी 4 चीज पर वोट दिए हैं कि नहीं दिए? दिए ना भाई। तो काहे के प्रबुद्ध के मीटिंग होके कि अबुद्ध के मीटिंग होके, काहे के हम चाहे पैदल चले कि हेलीकॉप्टर से आए, कितने आप बतिया लीजिए। आप जानते हैं, हम जानते हैं, तो बिहार का नेता दल भी जानता है कि बिहार के जनता कतनो बतिया ले, हंस के गा के गरिया के जहन से कहा भोटवा तो यही तो दिहन जाए, काहे काम करेगा। इसीलिए नेता काम नहीं करता है, क्योंकि उसके मन में हारने का डर ही खत्म हो गया है। वो ये गणना नहीं करता है, नेता हम तो लोग के साथ काम किए हुए हैं, वो गणना नहीं करता है कि हमारा स्कूल कितना बनवाए, रोड कितना बनवाए। वो गणना करता है कि अच्छा 15,000 भूमिहार हो जाए बाड़न, 6,000 रोनिया जोड़ लेनी, 8,000 हो जाए राजपूत एक गांव में पटा ले, आई मुसलमान वो ने जाए आरजेडी के तेजा पोलराइज कर दे, तेजा कुल हिंदू बना के हो जाए, यादव जी लोग के वोट ले लिया जाए। इसी चीज का गणना करते रहता है। ये गलती नेताओं की नहीं है, आपकी हमारी है। नेता जात की राजनीति नहीं कर रहा है। अभी हम बैठे होते तो मीटिंग में लोग कह रहा है कि नेता हमने के जात में बांट देले बाड़न। ये आपका भ्रम है। नेता आपको नहीं ठग रहा है, नेता आपको बिल्कुल नहीं ठग रहा है। इस बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिए। आप जो वोट दे रहे हैं आपको वैसा ही परिणाम मिल रहा है। आपने वोट दिया है जात के नाम पर, तो हर जगह जात के बात में क्या हो। आपने वोट दिया है भारत पाकिस्तान के नाम पर, तो आप टीवी खोल रहे हैं तो आज तक होके या कि इंडिया टीवी होके हर जगह भारत पाकिस्तान सुनाई देता। आपने वोट दिया है 5 किलो अनाज के नाम पर, तो 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज रुआ के देते बड़ा सब। जिस चीज पर भी आप वोट दीजिएगा कम या ज्यादा वो परिणाम आपको मिलेगा। अगर शिक्षा पर बिहार की जनता तय कर ले कि हमको वोट करना है, आप चाहे वोट किसी भी दल को दीजिए, लेकिन शिक्षा पर चर्चा जरूर शुरू हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने झूठा ही वादा सही, तेजस्वी यादव ने पूरी तरीके से झूठा वादा किया कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे, लेकिन झूठा वादा का भी चर्चा तो चलता ना भाई कि कहले रहो कब देबो। वो भी कह रहा है कि अच्छा देता नहीं, अच्छा 2 लाख देनी, 20,000 देनी, प्रयास कर रहा बानी। मुसीबत यह है कि अभी हम लोग शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर वोटे नहीं कर रहे हैं। आप वोट कीजिए, जिसको करना है कीजिए। तो जन सुराज वही प्रयास है, ये दल बनाकर वोट लेने का प्रयास नहीं है। गांव गांव जाकर ये समझाने का प्रयास है, हाथ जोड़कर लोगों को ये बता रहे हैं
कि मेरे भाई, अगर आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई दल, कोई नेता आपकी चिंता नहीं करेगा। हर हालत में आपको ही अपने बच्चे की चिंता करनी पड़ेगी। और जो आपका विषय है उस पर वोट दीजिए अपने आप, और चाहे जो चुन कर आएगा अपने आप चीज सुधरेगा। उसके लिए किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है, यही अभियान है। तो आदमी कहो तो कहता ठीक बा भैया, तो बुझा गई। तो दल हमनी बिजुन कहां बा? हमनी बिजुन तो विकल्पे नहीं थे। दोनों दल तो एगो नागनाथ है, एगो सांपनाथ है। जिसको भी वोट देंगे तो कटवे करेगा। आप दल बनाइए, हम दल क्यों नहीं बना रहे? एक आदमी कोई इसको नहीं सुधार सकता। बहुत आदमी के हमने के बुझाई रहना कि मोदी जी अहन तो सब सुधर जाए। 2014 में हम मोदी जी का प्रचार कर रहे थे। 2012-13 में हम आपको बता रहे हैं, आज बहुत बड़ा बड़ा जब मोदी भक्त बैठल हो यहाँ। 2012-13 में इसी बिहार में, यूपी में लोग मोदी जी का नाम नहीं जानता था। आज वो आदमी हमसे झगड़ा करने को तैयार है। तारा बुझाता देश के कल्याण मोदी जी करी हम। चलो भाई मान लो के झगड़ा करे जाओ, मुंह जोर से बहस करने का मतलब नहीं है। मान लीजिए कि मोदी जी ने देश का विकास किया कि नहीं, ये अलग विषय। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से बिहार का कोई फायदा हुआ कि नहीं, इसको भी हटा दीजिए। यहां लोगों को रोजगार मिला कि नहीं, इसको भी हटा दीजिए। 9 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और आपको चुनौती दे रहे हैं। आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। 9 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगर 9 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक समीक्षा बैठक किया है, आप मुझे उसका पेपर कटिंग प्रमाण दिखा दीजिए। हम कल से मोदी जी का झंडा ले का है कि हम लोग का है, तो काहे के लिए नेता को झूठो दोष दे रहे हैं? अगर आप, जिस नेता ने आपको 9 वर्ष में वो बैठक तक नहीं किया, अरे हम लोग 40 में 39 को एमपी जिताकर भेजे हैं, हमने क्या वो बैठकों भर वोट नहीं खींचा दिले? इतना तो बुझाए के चाहिए ना भाई। आदमी कहता कि बुलेट ट्रेन बनता, टीवी में देखा था हम सीना ठोकता। अरे भाई तो बुलेट ट्रेन गुजरात में ना बनता? गुजरात में बुलेट ट्रेन बन रहा है जिसका खर्चा है 1 लाख करोड़ रुपया। हम जब गाँव गाँव चलता नहीं तो आदमी कहता है भैया पैसेंजर के जो स्टॉपेज एगो हो जाए न तो बड़ा अच्छा हो जाए। देखिए बिहार की दुर्दशा। गुजरात का आदमी चल रहा है 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर, हमनी के मांगा तनी देखिए एगो पैसेंजर के स्टॉपेज एजा हो जाए न सिवान में, हमरा के लिख के 20 गो आदमी पिटीशन दिले मान ट्रेन के स्टॉपेज खातिर हंगामा होता कि ट्रेन स्टॉपेज हो जाओ। तो जब हमनी के दुर्दशा ये बात तो के करा के सुधारी? आपने वोट दिया है गुजरात का बुलेट ट्रेन देश के, तो आपको बुलेट ट्रेन गुजरात में मिल रहा है। एक्सप्रेसवे बना था चेन्नई में और बिहार का आदमी खुश होता हम। तो जब आपको अपने बच्चे की चिंता ही नहीं है, हमको हमारे बच्चे की चिंता नहीं होगी तो दूसरा काहे चिंता करेगा? मोदी जी को भी मालूम है कि बिहार ऐसे ही रही, तो कहीं कम चाहे ज्यादा डीएल प्रॉब्लम हो चाहे नहीं, आप वो बोले या ना बोले, हम लोग अपने व्यवहार से दिखा रहे हैं। मोदी जी कहां? अच्छा आप ये बताइए कि एक अकेले सूरत शहर में 5 लाख से ज्यादा बिहार का लड़का मजदूरी कर रहा है। आपको हमको ये सोचना चाहिए कि भाई अगर मोदी जी अपने प्रभाव से, प्रयास से सूरत में इतना फैक्ट्री लगवा सकते हैं तो 2-4 गो फैक्ट्रियां बिहार में लगवा देते, काहे नहीं लगवा रहे? अरे भाई आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, ये मोदी जी की बात नहीं है। हम लोग बिहार से लेबर के पूरे भारत के सप्लायर हैं। अगर फैक्ट्री यहां लग जाएगा तो गुजरात में लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा 25-30%। 14,000 रुपया में 12 घंटा काम करने वाला 2 करोड़ लेबर मिलेगा कहां से? आप देखें कि कोरोना में जिन मजदूरों को मारकर भगा दिया गया उसी को बस और एरोप्लेन का टिकट देके वापस बुलाया गया। आज तमिलनाडु में जो घटना हो रही है, क्यों हो रही है? वहां लड़ाई मजदूरी की नहीं है, हम वहां काम किए हुए। वहां लड़ाई इस बात की है कि केरल में, तमिलनाडु में दिहाड़ी मजदूरी अभी आजकल है 600 रुपया, 700 रुपया। बिहार का मजदूर जाकर 400 रुपया में काम कर रहा है। तो वहां के आदमी को लग रहा है कि तुम लोग के चक्कर में हम लोग का भी नुकसान हो रहा है, इसलिए मार के आपको भगा रहा है। ये मुसीबत इस बात से है, लड़ाई इसी बात का है। केरल में 701 रुपया आंकड़ा है, देख लीजिए। केरल में 700 रुपया दिहाड़ी मजदूरी है जो खेती किसानी में मजदूरी करने वाला है। बिहार में 196 रुपया है।
तो 196 वाला जब जाकर वहां 400 रुपये में काम करता है तो वहां के आदमी को परेशानी होती है, क्योंकि उसका नौकरी जा रहा है। जैसे भारत के आदमी अमेरिका में जाता है तो अमेरिका वाला नहीं गाली देता है कि सब आ गया, सब भारतीय सब सस्ता में काम करेगा, हम लोग का भी मजदूरी कम कराएगा। ये स्थिति बदलनी चाहिए। लोग कह रहा है दल बनाइए, दल नहीं बना रहे हैं। दल क्यों नहीं बना रहे हैं? बिहार में दल कैसे बनेला? जे बनैलस दल वह हो गई दल के नेता। आइयो कह दिलस कि हमारा बाद होयन हमार बेटा आ कुल जाना तू लोग बिहार के आदमी हमारा झंडा लेके धोआ जा। वो दल विकल्प नहीं है। गलती लालू यादव की नहीं है, नीतीश कुमार की, सोनिया गांधी की, मुलायम सिंह यादव की नहीं है, उस व्यवस्था की है जिसमें एक व्यक्ति का दल है। अगर कल प्रशांत किशोर का भी दल होगा तो आपके लड़के में और हमारे लड़के में चुनना होगा तो हम अपने ही लड़के को चुनेंगे, आपके लड़के को कैसे चुनेंगे? इसीलिए दल नहीं बनाए कि पदयात्रा का प्रयास ये है कि अगर सबको लग रहा है कि नहीं व्यवस्था बदले के चाहिए, सबे बतियावता, तो आप कंधा भी लगाइए। हम ही को बुर्बक समझे है कि अभिमन्यु की तरह हम घुस जाई अब पीछे से बैठ के थपड़ी बजाई। सबे ये कहते है भैया हमनी के संगे चली, हमनी के संगे बानी जा तन मन धन से। तो हम आपको कहते हैं हाथ जोड़ के, रे भाई आपका हमारे साथ नहीं चाहिए। जो आदमी, जो परिवार, जो समाज अपने बच्चों के साथ नहीं खड़ा है, आप हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा? आप नहीं खड़ा हो सकते हैं। आपके लड़के को ट्रेन में मार रहा है, गाली दे रहा है, बिहारी कह के गाली दे रहा है, आपको उसका आप खड़े ही नहीं हो रहे हैं। जात से निकल रही तो आप प्रशांत किशोर के लिए जात से निकलिएगा। आपने जो बात कही, तो इसीलिए हाथ जोड़ रहे हैं सबको कि आप अपने और अपने बच्चों के साथ खड़े होइए और विकल्प बनाइए मिलकर। आदमी कहता कि विकल्प पूछते काहे नहीं बनाते हैं, तो कहता भैया संसाधन नहीं थे, व्यवस्था नहीं थे, कैसे करब, हमारा राजनीति के समझ नहीं थे। तो हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको वो समझ दे रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं, संसाधन दे रहे हैं। आप खड़ा तो होइए, आप होइए खड़ा अपने बच्चे के लिए। अभी तक तो आप कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ब कैसे, आपने बात कहा कि पैसा कहां से आएगा। आप खड़ा तो होइए, पैसे का जुगाड़ हम करते हैं, उसकी चिंता हम पर छोड़िए। अब खड़ा होइए। अब क्या एक्सक्यूज है नहीं खड़ा होने का, ये बताइए। लेकिन बिहार के आदमी को खड़ा नहीं होना है, ओकरा बैठ के खाली बकैती करे के बाद। जहां 4 आदमी बैठ जाएगा बिहार का, मतलब घर में, दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर जहां 4 लड़का बैठ गई हन, तो वियतनाम, कंबोडिया, फ्रांस, अफ्रीका सब के राजनीति का बात कर लेगा। कुछ बाकी नहीं है, सब जानकारी है। हमारे साथ खड़े होने की बात नहीं। ना 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 ना, आप अपने, हम आपको हाथ इतना ही जोड़ रहे हैं कि आप अपनी परेशानियों को समझिए और अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए खड़े होइए। और आपको जो समस्या है व्यवस्था की, संसाधन की, रणनीति की, जाति की, वो चिंता अपने भाई, अपने बेटे पर छोड़िए। हमको वो करने दीजिए प्रयास। आप खड़े होइए, आप जीतिएगा अपनी ताकत से। अरे भाई, घड़ा तो बनता है चाक से और मिट्टी से। हमारी भूमिका उस कुम्हार की है। आप अच्छी मिट्टी हैं, चाक हैं, हम थोड़ा सा सहारा देंगे, आप खड़े हो जाइएगा। हम इसके नेता नहीं हैं, हम इसके सूत्रधार हैं। इस सोच के, इस व्यवस्था को बनाना है। पदयात्रा खत्म होगा तो जितना आदमी आप जैसे लोग तैयार हो जाएंगे खड़े होने के लिए, उन सबको एक साथ बैठाएंगे और सब लोग मिलकर तय करेगा कि दल बनाना है तो बनेगा दल। लेकिन अगर दल बना तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए। वो दल किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति का नहीं होना चाहिए। वो दल होना चाहिए बिहार के उन सारे लोगों का जो इसको मिलकर बनाएं और आगे मिलकर चलाएं। आपने कहा आंदोलन की बात, आपने आम आदमी पार्टी का भी उदाहरण दिया। ये आम आदमी पार्टी से प्रेरित सोच नहीं है, ये आजादी से पहले महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी उस सोच से प्रेरित है। बहुत आदमी के बुझाता कि होई कैसे, इतना आदमी बैठी हन। काल एगो भाजपा के बड़ा लीडर आए थे, तो हमसे कहे कि सब बात आपका हमको पसंद है, लेकिन आप नेता आप पहले डिक्लेयर कीजिए, नहीं तो बनेगा कैसे। हम उनको याद दिला रहे थे कि आजादी से पहले हम लोग पढ़े हैं, हर साल पूरे देश के लोग कांग्रेस के अधिवेशन में बैठते थे। उस समय समाज आज से ज्यादा अंतर था, ज्यादा जातियों और धर्मों में बटा हुआ था।
लेकिन उसी अनपढ़ समाज में पूरे देश से लोग एक जगह बैठते थे। हर साल नए नेता का चुनाव होता था, हर साल ये तय किया जाता था कि आगे देश का आंदोलन किस बात पर किया जाएगा, अगले साल फिर नया आदमी चुनकर आता था। महात्मा गांधी जितना बड़ा लीडर भी पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये लोकतंत्र की ताकत है। प्रशांत किशोर ही एक होशियार आदमी है, सैकड़ों अच्छे लोग और होंगे जो हमसे ज्यादा होशियार है। हमारी भूमिका यह है कि इसको बनाया जाए। अगर गांधी ही लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहते तो आपने सरदार पटेल को, सुभाष चंद्र बोस को, नेहरू को कहां देखा होता। अगर गावस्कर का लड़का ही क्रिकेट खेलेगा तो सचिन तेंदुलकर कहां से आई हम, और अगर तेंदुलकर का लड़का ही खेलेगा तो विराट कोहली कहां से आए होते। लोकतंत्र को जिंदा करने की बात है, ये समाज की ताकत को खड़ा करने की बात है। हम 50-100 आदमी के साथ पदयात्रा कर रहे हैं, आदमी देख के हंसता भी होगा। अगर हमारा 10 वर्ष का इलेक्शन वाला रिकॉर्ड ना हो तो ज्यादातर आदमी बिहार का हमको अभी तक पागल घोषित कर देता कि पगला गई बड़न, घरे बैठ के कह भी रहा होगा अरे घूमे ना देंगे कुछ हो ही। लेकिन चूंकि 10 वर्ष का हमको चुनाव लड़ाने का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है तो डरता भी है कि आदमी है बड़ा होशियार, कर रहा है तो कुछ सोचिए कि कर रहा होगा। अगर वो डर नहीं होता 10 साल का तो मैं आपको बता दे रहा हूं, जितने लोग आप प्रबुद्ध बैठे हुए हैं एक को आदमी यहां नहीं आता। वो कहने की बात है कि समाज सुधारे खातिर आई बने, समाज सुधारे कोई नहीं खे आई। अरे हमारे जैसा बहुत हमसे वीर आदमी पैदल चला होगा। प्रशांत किशोर चल रहे हैं, लोग जानता है कि हमारे सर पर हाथ रख देगा तो हम विधायक बन जाए, इसीलिए आके लाइन लगा रहा है। हमको मालूम है अगर वो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता तो कहता है पगलाइल मान घूमतान रोड पर 50 आदमी सिंह घूमे से कुछ हो ही, अभी भी कहता होगा। लेकिन मन में डर भी है। खैर जो भी है, शायद भगवान ने इसीलिए वो 10 साल हमसे काम कराया है, हमारी वो पहचान बनाई है कि शायद इसी वजह से आप में से अच्छे लोगों की हिम्मत हो जाए कि नहीं भाई ये आएंगे, इनके साथ जुड़कर बिहार में एक नई व्यवस्था बन सकती है। मेरा ये विश्वास है कि बिहार के लोगों में वो ताकत है। ये 50 वर्ष से जमी हुई काई है। बहुत लोग ये भी कहता है कि भैया भीड़ और हो इतना तो बढ़िया रही, तो ये भीड़ जुटाने का कार्यक्रम नहीं है। गांधी मैदान में रैली कैसे होता है ये तो हम दूसरे को सिखाते हैं, हमको अपने नहीं करने आ जाता। ये भीड़ जुटाने का कार्यक्रम नहीं है। फर्श पर जमी हुई काई है, उस पर आप दौड़िएगा तो गिर जाइएगा, हाथ पैर टूट जाएगा। ये जातियों का जो काई है, समाज में जो काई जम गई है, जातियों का, धर्म का, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, इस काई को अगर साफ करना है तो बैठ के जैसे ईंटा से रगड़ के धीरे 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 छोड़ाना पड़ेगा, वही प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए ये कर रहे हैं प्रयास। साल 1.5 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर इसको किया जा सकता है। कहीं कोई दो मत नहीं है। चुनाव जीतने में कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं है। अगर सब लोग मिलके दल बना लेगा। हम जब चले थे चंपारण में तो हमने तय किया था कि हर प्रखंड से 20 आदमी को हमको ढूंढ कर निकालना है। तो पूरा बिहार में 10,000 आदमी मिलकर दल बनाई तो भारत में रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी एक एक प्रखंड से 2-2 हजार लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो अगर एक प्रखंड से 2,000 आदमी हुआ तो पूरा बिहार में 15 लाख आदमी हो जाएगा। अगर 1 लाख आदमी को भी हम पूरा पदयात्रा तक संजो के एक साथ लेके चले और 1 लाख आदमी भी मिलकर दल बनाया तो अपने आप में विश्व में वो विश्व के इतिहास बनेगा कि 1 लाख बिहार के लोगों ने मिलकर दल बनाया है। तो चुनाव जीतना अभी चिंता का कारण नहीं है। दल बने तो सही लोगों के साथ बने, सही सोच के साथ बने, एक योजना उसके पास हो, बिहार के सुधारने का जज्बा हो। वो काम अगर किया जाएगा, कैसे यहाँ पर लोगोों को शिक्षा की व्यवस्था कैसे सुधारी जाए, कैसे भूमि सुधार लागू किया जाए, कैसे लोगों के हाथ में पूंजी मुहैया कराया जाए, इन 3 मूलभूत आधारभूत जो बातें हैं उसको सुधारे बगैर बिहार में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। आप आए हैं, हमारी बात आपने सुनी, पहले भी सुने होंगे, वीडियो पर देखे होंगे। आप इसको देखिए, जांचिए, परखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इसके संस्थापक बनिए। दल है नहीं कि आप जुड़िएगा। बहुत आदमी पूछता भैया कैसे जुड़ी? अरे जब दल नहीं तो जुड़िएगा कैसे? जुड़ना इस सोच से है
कि अगर आपको हमको अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर बिहार बनाना है तो चाहते हुए या न चाहते हुए आपको हमको ही मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। बिहार को सुधारने के लिए लोग तमिलनाडु से नहीं आएंगे। आप प्रयास कर लीजिए या 50 वर्ष के बाद कोई दूसरा प्रयास करे, प्रयास तो बिहार के लोगों को ही करना पड़ेगा। हम लोगों ने एक शुरुआत करी है, आप इसको जांचिए परखिए, ठीक लगे तो जुड़िए और नहीं ठीक लगे तो कोई घबराहट नहीं है। मेरे कथनी पर मत जाइए। हर आदमी मंच पर जो आता है वो अच्छा ही कहता है, हम भी अच्छा ही बोलेंगे। हम जो कर रहे हैं उसको देखिए, अगर वो ठीक लगे, आपका अपना ज्ञान है, अनुभव है, उस कसौटी पर उसको पूरा कसिए। अगर उसके बाद आपको लगे कि नहीं ये प्रयास सही है तो जुड़िए। जब जुड़िएगा तो संस्थापक बनकर जुड़िए, इसमें कार्यकर्ता बनने का कोई अभियान नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और प्रयास हम लोग इसके साथ पदयात्रा के साथ कर रहे हैं जो शायद आपको जानकारी में न हो। जो नए लड़के हैं बिहार में, पिछले 25-30 साल में अगर सारे एमएलए एमपी का आप सूची बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 1250 से 1500 परिवार के लोग ही एमएलए एमपी इस राज्य में बने हैं, चाहे जिस दल का हो। जो पहले लालू जी के साथ था वही उछल के नीतीश जी के साथ है, दोनों को छोड़ेगा तो भाजपा से भी वही लड़ता है। नए लोगों को अवसर नहीं है, तो हमने एक नया यहां प्रयास शुरू किया है। जो नए लड़के राजनीति में आना चाहते हैं जमीनी स्तर से, गांव के स्तर से, पंचायत के स्तर पर, तो हम ये क्लब की एक संरचना करा रहे हैं। पूरे बिहार में हर वो नया लड़का जो राजनीति में आना चाहता है, नारा लगाकर नहीं, धरना देकर नहीं, गाली गलौज करके नहीं, समाज में कुछ सकारात्मक काम करके, उनकी मदद से बिहार के हर पंचायत में 4 से 5 क्लब बनाए जा रहे हैं और अभी सैकड़ों की संख्या में वो क्लब नीचे बने भी हुए हैं। इन क्लबों के माध्यम से यहाँ बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था जन सुराज के बैनर के तहत की जा रही है। जितने भी लड़के हैं अपने क्लब में, अपने गांव में गरीब बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कर सकते हैं, वो जन सुराज के खर्चे पर हो रहा है। और सारे क्लबों में बच्चों के खेल कूद के लिए क्रिकेट किट की व्यवस्था, बॉली, जो 4-5 गांव में खेल होते हैं वो खेल का और पढ़ाई का पूरा संसाधन जन सुराज दे रहा है। एक अंतिम बात, आप में से यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग ये भी पूछ सकते हैं कि भाई इतना बड़ा बड़ा आप बात बतिया रहे हैं, पैसा कहां से ला रहे हैं? ये सब करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? सही सवाल है, सवाल आपको पूछना चाहिए। ये पैसा आ रहा है उन राज्यों से, उन लोगों से जिनको पहले पिछले 10 साल में चुनाव जीतने में, सरकार बनाने में हमने मदद की है। पूरे देश में 6 राज्य ऐसे हैं जहां वो लोग सरकार चला रहे हैं जिनके जीतने में हमने कंधा लगाया है, तो उनसे मदद मांग रहे हैं। मदद इसलिए मांग रहे हैं कि बिहार में किसी पैसे वाले के भरोसे हमको न आना पड़े। नहीं तो अगर बिहार में पैसे वाले से रुपया लेंगे, पहले तो यहाँ किसी के पास पैसा इतना है नहीं, लेकिन अगर आप किसी से पैसा लीजिएगा तो अपना ही सिद्धांत थोपेगा, वो किसी गरीब लड़के को तो लड़ने नहीं देगा, इसलिए पैसा उनसे ले रहे हैं। लेकिन आगे कैसे चलेगा, क्योंकि उन्हीं की मदद से तो ये व्यवस्था चल नहीं सकती है। तो आगे इसको चलने के लिए हम जो एक नई व्यवस्था बिहार में खड़ी कर रहे हैं, क्राउड फंडिंग की। जैसे 2011-12 से पहले आप नहीं जानते थे कि सोशल मीडिया भी कोई चिड़िया का नाम है। उसको बिहार के इसी लड़के प्रशांत किशोर ने शुरू किया देश में। कम से कम राजनीति में लोग नहीं जानता था कि फेसबुक, व्हाट्सएप भी कुछ चीज होता है। हम यहाँ क्राउड फंडिंग की व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि आप अपने मोबाइल से 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया सीधे बैंक के माध्यम से जन सुराज को दे पाइएगा जब भी आपकी इच्छा हो, और वो पैसा बैंक के माध्यम से जन सुराज तक पहुंचेगा। लक्ष्य ये है कि बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं। 2 करोड़ बिहार के लोगों से 100 रुपया भी अगर ले लिया जाए तो 200 करोड़ रुपया हो गया, फिर किसी से पैसा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पूरा प्रयास ये है कि आने वाले 2-3 सालों में 100 रुपया, 200 रुपया जो क्राउड फंडिंग, अमेरिका में आपने सुना होगा, बर्नी सैंडर्स करके एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हुए थे, उन्होंने $10 का वहां नियम बनाया था और अमेरिका के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया। ये प्रयास, हम ये व्यवस्था बना रहे हैं कि बिहार में आप जैसे लोग 100, 150, 100, 200, 500 रुपया अपने मोबाइल का बटन दबाइएगा और हमारे पास जन सुराज में वो पैसा आ जाएगा। और एक बार जब पैसा 200 करोड़ रुपया, 300 करोड़ रुपया आ गया तो आपको किसी भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं है।
किसी बड़े आदमी से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। गरीब से गरीब लड़का भी जिसको समाज चुनकर निकालेगा, काबिल आदमी है, उसको पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया जा सकेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, बाकी समय बहुत हो गया है, खाना खाने चलना है, तो आप खाना खाने चलिए, वहीं पर और सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किस चीज की समय की पाबंदी? दल बनाने की? जैसे आपने यहाँ कहा था कि 6 बजे आना है, तो आप 2 घंटे लेट आए, इसके लिए मैं जानना चाहता हूँ, सब लोगों को जनाना भी चाहता हूँ, कृपया बताया जाए। नहीं, मैंने तो वक्तव्य की शुरुआत ही उसी से करी। नमस्कार सर, हम सुपौल से हैं, तो हम बच्चे को जो है ना मुफ्त में शिक्षा देते हैं, तो क्या हम इस जन स्वराज में जुड़ सकते हैं? बिल्कुल जुड़ सकते हैं, जाइए क्लब वहाँ खोल लीजिए। आप शिक्षा दे रहे हैं, जन स्वराज का संसाधन लीजिए और उसको बड़े स्तर पर कीजिए। क्योंकि हम उसमें किसी भी बच्चे से कोई पैसा फी नहीं लेते। अरे भैया, आप नहीं लेते हैं, आपकी शुभेच्छा है। हम जन स्वराज ये व्यवस्था बिहार के 8000 पंचायतों में कर रहा है कि आप जैसे लड़कों की मदद की जाए, ताकि आप कम से कम वहाँ बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ा सके। थैंक यू। हमारी कोई जो भी योजना है हम पदयात्रा के बाद जारी करेंगे। हम अधिवक्ता के लिए, डॉक्टर के लिए, शिक्षक के लिए अलग अलग योजना की बात करने का कोई मतलब नहीं है। अगर अधिवक्ताओं के लिए हम क्या योजना बना रहे हैं उस पर बात करनी है, तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप अलग से आए, बैठें। मैं 2 दिन यहाँ हूँ, तो अधिवक्ताओं के समूह में, अभी जैसे शिक्षकों के साथ हम बैठे हुए थे, वैसे आपसे सुझाव भी लेंगे कि क्या होना चाहिए। ये हमारी सोच नहीं है। जो भी 10 साल का प्रोग्राम बनेगा वो सब की सोच को समाहित करके बनाया जाएगा, तभी उससे विकास हो पाएगा। सर, ये हम कहें कि उतना उस समय से तो सब कुछ हुआ, लेकिन हम अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए आपने क्या सोचा है? फिर यही सवाल ये पूछ रहे हैं, वही सवाल आप पूछ रहे हैं। जी, यही चीज आप कल्याण के लिए जो सुझाव है आप सुझाव सुनिए। आज सुबह में 3 घंटे हम बैठे हुए थे। मैं चाहता हूँ, सुनिए ना, आपको आवेदन मैं दूं एक। अरे सुबह से शाम तक हम अलग अलग ग्रुप के साथ बैठते हैं। आज सुबह 400 यूट्यूब चलाने वाले लड़कों के साथ बैठे थे, शाम में शिक्षकों के साथ बैठे थे। आप अधिवक्ताओं के साथ भी बैठेंगे तभी तो उसकी बात होगी। अभी तो इसमें हर तरह से लोग, अभी अधिवक्ता की बात करना क्या है? और हम युवा अधिवक्ताओं के बारे में आपने क्या सोचा है? फिर वही बात, यही चीज है सर।